आज सबको पता है आज करवा चौथ है। हमारे बहन जो हैं बहुत बिज़ी रहेंगे उपवास में। तो वैसे तो अपना सर्वश्री का तो काम तो चलता ही है, त्योहार जैसे जितने भी हो, हम अपना काम करते हैं ताकि आप अपने बिज़नेस को बढ़ा के रहिएगा। तो आज जैसे कि अ, कृषि के संबंधित का आज का ज़ूम मीटिंग है, तो आज हम ऐसा एक सब्ज़ी जो कोई भी सबको प्रिय सब्ज़ी है, सबको। लेकिन दुर्भाग्यवश मधुमेह वाले तो इससे बहुत दूर रहते हैं, तो उनको खाने की इच्छा होती है लेकिन खा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों कृपया करके अंत से जुड़ा रहिएगा। मैं आज एक ऐसा एक नुस्खा बताऊँगा, जो मधुमेह वाले भी बड़ा प्यार से खा पाएँगे। क्योंकि ये एक सब्ज़ी है, जो चावल और गेहूँ के बाद सबसे ज़्यादा खाया जाता है। चावल और गेहूँ के बाद आलू एक सब्ज़ी है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, हम मनुष्य से सारा पृथ्वी में, ऐसा एक सब्ज़ी है। बहुत ही पौष्टिकदार सब्ज़ी है, लेकिन मुझे पता चला है कि गलत खेती-बाड़ी के साथ या जानकारी के बिना किसान जब इसको उपयोग करते हैं, तो तकरीबन 80% लॉस में चले जाते हैं। 80% लॉस में जाते हैं। तो उसीलिए मैं सोचा कि आज आप लोगों को इस आलू की कृषि को कैसा करना है और इनके क्या-क्या बीमारी हैं और इसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे अपने सर्वश्री कृषि पदार्थों के साथ, आज मैं आपको बताऊँगा। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। तो क्योंकि ये आलू जो है इतना प्यारा है, एक आलू चोखा से बिरयानी तक बगैर इसके इस्तेमाल तो रुचि नहीं आता है, स्वाद ही नहीं आता है खाने में। तो ऐसा गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में भी आलू ही बनता है। पहला सब्जी जो आलू ही बन पाता है, बाद बाकी तो छोड़ ही दीजिएगा। तो ऐसा एक सब्जी का पैदावार किसान बेचारे जब पैदावार करते हैं तो बाजार में उनको अट्ठनी मिलता है, अट्ठनी ₹1 मिलता है उनको। और जब बाजार में इसका कीमत ₹2 ₹5 किलो में गिर जाता है ना, तो हम सब बहुत खुश रहते हैं। लेकिन इस पैदावार के पीछे जितना मेहनत हमारे प्यारे किसानों को लगता है, उनके आँख में आँसू जो होता है, वो हम सबको दिखता नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आज सर्वश्री की ओर से हमने किसानों की जिंदगी में बदलाव, खुशहाली लाना है। उनके आँखों में खुशियाँ देखना है, क्योंकि आलू एक पैदावार है, जहाँ से किसान हमेशा लॉस ही में जाता है। कभी उनको कोई कोई प्रॉफ़िट नहीं ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए आज का ये सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आम आदमी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करके। मुझे थोड़ा तक दीजिएगा, मैं तो आप सब मुझे सुन पा रहे हैं ना? कृपया करके मुझे बताइएगा, आप लोग सब मुझे सुन पा रहे हैं कि ज़रा चैट बॉक्स में हाँ कि ना बताइएगा प्लीज़। थैंक यू नईम सिंह साहब, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू पूनम मैडम, थैंक यू। यस रोशनी मैडम, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए। तो देखिए, ये ऑर्गेनिक आलू कल्टीवेशन कैसा करना है, क्या है, यही आज आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ। और
यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे कौन-कौन से आपको जैविक पदार्थ इस्तेमाल करना है, यहाँ पे बताया गया है कि टोटली आपको पत्ते यूज़ करना है, मैन्योर यूज़ करना है, नाइट्रोजन यूज़ करना है, कैल्शियम यूज़ करना है, मैग्नीशियम यूज़ करना है और पानी सही से इस्तेमाल करना है। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊँगा आज, कि जब हल जोतते हैं ना, तो कंकड़ नहीं होना चाहिए। आलू के ज़मीन में कंकड़ बहुत कम होना चाहिए। यदि कंकड़ होता है तो कृपया करके उसको निकालने की कोशिश करिएगा जितना से जितना हो सके। नहीं तो आपको हल ऐसा जोतना है कि उसको पूरा ज़मीन को पूरा एकदम पीस दीजिएगा एकदम, माने नर एकदम होना चाहिए एकदम। बालू जैसा हाथ में जब डालेंगे तो बालू जैसा गिरना है मिट्टी, तब आपका फसल जबरदस्त रहेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप यदि याद रखोगे, तो आप किसानों को बता पाओगे तो विश्वास आपके ऊपर किसानों को इतना होगा, तब आपको प्रोडक्ट को देने में भी बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है हम सेल्समैन नहीं हैं, हम प्रोडक्ट बेचते नहीं हैं, हम ज़िंदगी बदलते हैं। और ज़िंदगी बदलना है मतलब पहले हमको सीखना है कि हम अपने ज़िंदगी को कैसे बदलें ताकि हम दूसरों की ज़िंदगी को बदलने में कोशिश कर सकते हैं। ये प्राइम चीज़ है। हम यदि ऑर्गेनिक चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो हम दूसरों को कैसा जैविक पदार्थ खाने की प्रोत्साहित करेंगे? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिएगा इंट्रोडक्शन, ये जो आलू है, साल में 2 बार उगता है, एक गर्मी के टाइम में और एक अभी अक्टूबर-नवंबर के टाइम में, सर्दी के टाइम पे। इसके बहुत सारे क्वालिटी माने ब्रीड हैं, वो सब आपको 3-4 ब्रीड है जो ज़्यादा उपजाऊ भी देता है और कम आपको बीमारी से ये पीड़ित भी होते हैं। तो ऐसे-ऐसे कुछ है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं आपको पीडीएफ को मैं शेयर करवा दूँगा या आपको मैं कंपनी के दे दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जब आप आलू का पैदावार करोगे, तो ध्यान रखिएगा डियर सर्विसेज, सीड मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सीड मैनेजमेंट क्या होता है? आप आलू को वैसे आपको पता होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँगा कि देखिएगा यहाँ पे आंख होता है देखिएगा, ये आंख है देखिएगा। ये जो आंख है ना सर, यहीं से आपको उपजाऊ होता है पेड़। तो आपको जब ऐसे आलू आपको क्या करना है, जब आप इसका बोई करते हो, उसी समय अच्छे वाले आलू आपको खोज के निकालना है, ताकि कोई भी अ, बीमारी से पीड़ित वाले आलू को मत लीजिएगा। वहीं पे आप 50% आपका काम तमाम कर देगा, माने अच्छा कर दोगे। फसल आपका बहुत बढ़िया होगा। तो आप जब आलू को सेलेक्ट करते हो, अब जब सर्वश्री के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके जब पैदावार होता है, वहां से बड़े-बड़े आलू आप ले आइएगा। सब कुछ मत बेच डालिएगा। तकरीबन 1 से 10 केजी आलू आप अलग से बड़े-बड़े निकाल के रख लीजिएगा अच्छे वाले, जो अ एकदम बीमारी से कोई भी पीड़ित नहीं है, एकदम सादा-सा है और आगे भी अच्छे हैं। ऐसे वालों को आप स्टोर करके अगले फसल पे उसको उनको बोइएगा। तब देखिएगा धीरे-धीरे आपके ये जो बीमारी के समस्या बहुत सारे आलू में है, ये सब कम हो जाएँगे। और ये वाले जितने भी ज़मीन के अंदर जितने भी सब्ज़ी उगते हैं ना, सबके लिए एक ही चीज़ है, सीड मैनेजमेंट, सीड मैनेजमेंट, सीड मैनेजमेंट। अब ये सीड मैनेजमेंट के क्या करना है
कि आलू में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। मेन है फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो आप जब हल जोतते हो ना, उसी समय आप नीम, ग्रीन और फंजी, ये तीनों को मिला के जमीन में पहले ही डाल देना है, जोतने के बाद इमीडिएटली। नीम, फंजी और ग्रीन, ये तीनों आपको जमीन जोतने के बाद इमीडिएट डालना पड़ेगा। उसके बाद 1-2 दिन के बाद आप बुआई करिएगा। सर जी कितना डालना है? 500 ml नीम, 500 ml नीम, 300 ml ग्रीन और फंजी तकरीबन 100 ग्राम। 50 ग्राम भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 ग्राम फंजी, 500 ml नीम और 300 ml आप ग्रीन को मिला के जमीन में डाल के आप सीड मैनेजमेंट का निवारण कर सकते हो या समाधान कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से पीडीएफ के पास चले जाता हूं। दोस्तों मैं जो पीडीएफ बनाया हूँ, ये 2 भाग में बनाया हूँ। एक है पूरा बीमारी के बारे में एक पीडीएफ बनाया हूँ और एक जनरल बीमारी प्लस जनरल जो आलू का शुरुआत से लेके अंत तक करना है, वो एक पीडीएफ में बनाया हूँ, जो अभी आपको दिख रहा है। क्योंकि ये सब्जेक्ट काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको 40-50 मिनट में ही खत्म कर दूंगा और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आलू की जो पैदावार है कैसी करनी है मुझे। तो देखिएगा ये है एक साइकिल है। माने आपका आलू का जो पैदावार का एक साइकिल है। तो पहले तो आपको आलू लेना पड़ेगा और उसको आपको काट के जो आंख है ऊपर तरफ होना चाहिए। कितना बीघा? 1 एकड़ कितना बीघा होता है? एक एक राज्य में एक एक तरफ से होता है। बंगाल में 3 होता है। मैं यूपी में गया था, वहां पे 5 बीघा है। तो पंजाब में 4 बीघा है, कुछ जगह में 2.5 बीघा है। तो एक एक राज्य में अलग अलग से है। आप जरा सा खोज करवा दिए कि 1 एकड़ में कितना बीघा होता है। अब यदि आप दक्षिण की बात करोगे तो दक्षिण में उसका अलग से होता है। वहां पे गुंठा बीघा नहीं बोलते हैं, अलग सा हिसाब होता है। तो ये भारत बड़ा अजीब सा जगह है और बहुत ही वास्ट है। भाषाएं अनेक, लेकिन हम सब एक भारतीय हैं। तो आप जरा पता लगा लीजिएगा किसी से कि यहाँ पे कैसा मेजरमेंट होता है, तो वहां से आपको पता चलेगा। लेकिन मैं 1 एकड़ है जो स्टैंडर्ड है, उसके उसके उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो पहले तो हम आंख को काट के आंख को ऊपर तरफ रख के उसको बोते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको 10-12 दिन में देखिएगा आगे से अंकुरित होता है। उसके बाद देखिएगा वो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक खाई बनाना है। खाई होना चाहिए तकरीबन 1.5 फीट का। 1.5 फीट का खाई बना के उसमें आपको तकरीबन 4 से 5 इंची का गहराई का खाई होना चाहिए और 1.5 फीट का चौड़ाई होना चाहिए। 1.5 फीट का चौड़ाई और 4 से 5 इंच की गहराई वाला खाई में आप मिट्टी भर के उसमें आलू को प्लेस कर दीजिएगा और देखिएगा अंत में आपको आलू का उपजाऊ। ये साइकिल है, नॉर्मल चीज है। यही है आपका डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस है। चैलेंजेस इन ऑर्गेनिक। चैलेंजेस क्या है कि आपको यहाँ पे आप देखोगे
कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स claim to approach rather than utilize the fertilizers. तो ज्यादा रासायनिक पदार्थ देके और क्रॉप रोटेशन करने से ही आपका आलू का पैदावार अच्छा होता है, लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि आलू का रोटेशन क्रॉप से आलू से कोई मतलब नहीं रखता है। कुछ कुछ चीजें होता है, आप यदि उसका ख्याल अच्छी तरह रख पाएंगे तो आप डेफिनेटली आलू का पैदावार हर साल अच्छी तरह कर पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है एक एक लोगों पे। ये अपने को समझना है कि अपने को कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। कल्चरल प्रैक्टिस क्या है कि हम, एक तो आपको जमीन में पानी नहीं रुकना चाहिए। अच्छा सिंचाई वाला जमीन जहां पे ड्रेनेज अच्छी तरह हो, ऐसे वाले जमीन आपको इस्तेमाल करना है आपके आलू की पैदावार के लिए। पानी एकदम आपको एकदम रुकना ही नहीं चाहिए। उनका सिंचाई अच्छी तरह जमीन के अंदर हो जाए, ऐसे ही जमीन, इसके लिए आपको जमीन का जोतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, और आपको ऐसा देखना है कि नमी ज्यादा ना हो आपके जमीन के अंदर। शुरुआत में सूखा होना चाहिए, जमीन के अंदर सूखा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप जब वो खाई जो मैं बोला हूं आपको, जिसको अंग्रेजी में ट्रेंच बोलते हैं, आप उसको 1.5 फीट से 5 इंची का गहराई वाला जो खोदते हैं ना, बुआई के 2-3 हफ्ते पहले ही खोद के छोड़ दी ताकि धूप गिरे और पूरा नमी वहां से निकाल दिया जाए। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि जितना ज्यादा नमी जमीन में रहेगा ना, उतना फंगल इन्फेक्शन होगा आलू के पैदावार पे। तो आपको पूरा सुखाना है। तौर तरीके तो हम लोग को दरकार नहीं पड़ता है। हम लोग को तो सिर्फ अपना रिसर्च करके प्रोडक्ट्स को कैसा इस्तेमाल करवाना है, यही अपने को जानकारी है। लेकिन आपको यदि ये जानकारी मिल जाएगा ना, तो आप किसान को और अच्छी तरह समझाएंगे, और वो जब ये बातें समझ लेगा ना, तो आपके ऊपर उनका विश्वास बढ़ जाएगा कि आप उनके लिए सही व्यक्ति हो। तब वो बहस नहीं करेगा आपको, पैसा सर ज्यादा पैसा है कम पैसा है, वो सीधा बोलेगा सर जी लाइएगा आपका प्रोडक्ट, मैं इस्तेमाल करूंगा। उसीलिए हम आपको जरा सा डिटेल में बता रहा हूं कि ये आलू वाला चाक में यदि आप कुछ कुछ मेन चीजें जो किसान हमेशा गलती करता है, आप उनको यदि समझा दीजिएगा ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक एक आलू की पेड़ को आपको तकरीबन 1 फीट की गैप में होना चाहिए। बहुत मैंडेटरी है डियर सर्विसियंस। ये अपने आप किसानों को बता के छोड़ दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। स्पेसिंग ऑफ प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अच्छी पैदावार के लिए। आप यदि अच्छी स्पेसिंग नहीं रखेंगे तो आप डेफिनेटली फंगल और बैक्टीरियल अटैक से आप पीड़ित होंगे, पक्का गारंटीड है। ये क्यों होगा सर, ऐसा कैसा है? तो स्पेसिंग नहीं होने से हवा नहीं जाता है, मिट्टी में हवा जाना है। मिट्टी में जब हवा जाता है तभी आपका नाइट्रोजन वाटरीजन सब बनता है। आपको मिट्टी में हवा देने का कोई जगह ही नहीं बनाएंगे और पेड़ को एकदम नजदीक में आप बो दोगे तो पूरा ढक देगा मिट्टी को और हवा नहीं पहुंचेगा। तभी आपके देखेंगे मिट्टी के ऊपर ऊपर ही पूरा फंगल इन्फेक्शन होके पूरा जड़ से पूरा पेड़ पीड़ित हो जाता है। तो आप सबको पता है कि ब्लाइट बोल के एक बीमारी है जो आलू में सबसे ज्यादा होता है, ब्लाइट, BLIGHT, जहां पे पेड़ में काला काला धब्बा,
बेगुनी रंग का धब्बा, रिंग वॉर्म जैसा डब्बा धीरे धीरे फैलता है और पूरा पेड़ को बर्बाद करके छोड़ देता है। और आलू के अंदर पहले तो वो कोने से अटैक करता है, तब से बीच में अटैक करता है। ये दो रकम के ब्लाइट्स है, एक अर्ली ब्लाइट और एक लेट ब्लाइट। ब्लाइट, BLIGHT, ब्लाइट, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट, ये एक बीमारी है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी है आपका आलू की पैदावार में। अर्ली ब्लाइट साधारणतः आपका गर्मी के सीजन के उपजाऊ में होता है और लेट ब्लाइट जो है ये सर्दी के सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि धूप की कमी के कारण फंगल इन्फेक्शन फटाफट हो जाता है। तो किसान क्या करता है, पानी डालते ही रहता है, सिंचाई करता है। पानी ज्यादा डालेगा तो नमी जहां से ज्यादा होगा तभी आपका फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट होता है और फंगल इन्फेक्शन फटाफट लग जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमारे पार्थो सर भी बोले थे कुछ दिन पहले, प्रूनिंग। प्रूनिंग मतलब पलवार, पलवार करना एकदम अनिवार्य है। जब जब आपका पेड़ के पत्ते जमीन को छूते हैं, तब तब उस पत्ते को आप कैंची से काट लीजिए या हाथ से तोड़ के फेंक दीजिएगा। आपको तकरीबन 4 से 5 इंच जमीन से पेड़ के पत्तों को निकाल के फेंक देना है, ताकि हवा आए जमीन के अंदर। हवा, जब हवा आता है तो फंगल वहां पे जिंदा नहीं रहता है। उसकी जहां पे नमी होता है, जहां पे शेड होता है, वहीं पे फंगल ज्यादा ग्रोथ होता है, वायरस की ग्रोथ बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें जो आपको सर्वश्री के प्रशिक्षण विभाग से आपको दिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आप यदि, वो तो किसान तो कुछ नहीं बोलेगा, सर ये पीड़ित हो गया, ये वायरस हो गया, फंगल हो गया, दवाई दीजिए बोलेगा। लेकिन ये फंगल इन्फेक्शन हुआ कैसे, यदि आप नहीं समझाओगे किसान को, तो वो ये बार बार ये गलती करे जाएगा। और बार बार जब ये गलती करे जाएगा, तो उसका जब समस्या हल नहीं होगा, तो एक बार शायद हमसे प्रोडक्ट, सर्वश्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और दूसरे बार बोलेंगे नहीं सर बेकार है सर, मुझे नहीं चाहिए। बात को समझिएगा सर जी प्लीज। किसान को यदि हम अपने आप को यदि शिक्षित नहीं होंगे थोड़े थोड़े से चीजों में, छोटे छोटे चीजों में, तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एकदम सही तरह से किसानों तक नहीं पहुंचाएंगे। ये ऐसी गलती बहुत सारे कंपनियां करती है, इसीलिए किसानों को ऐसे डायरेक्ट सेलिंग लोगों का भी विश्वास उठ गया है कि ये प्रोडक्ट पकड़वा देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। उसके बाद जब काम नहीं बनता है तो बेचारा किसान वापस वही रासायनिक पदार्थों पे चले जाता है। तो दोस्तों, ये जो सर्वश्री आपको एक मौका दिया है कि हर बृहस्पतिवार एग्रो प्रोडक्ट्स का जो जूम मीटिंग होता है, तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सीमित समय में जितना से अपना ज्ञान, अपना ट्रेनिंग आपको समझाएं। आप उससे, आप इस रिकॉर्डिंग को भी आप सर्वश्री हर्ब्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज हो गया, खत्म हो गया है। यदि कुछ कुछ चीजें आप मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं या कोई कारण आप बिजी हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तुरंत, सर्वश्री हर्ब्स। तो वहीं पे आपको जितने भी सुबह वाले शाम वाले मीटिंग है, आप सब अच्छी तरह से आप सुन पाओगे और अपने व्यापार में उसको इस्तेमाल कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान ज्यादा हो गया है। आप सब बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े प्यारे हैं और हमेशा हंसते खिलते आप व्यापार भी करते हो। यही हमारा एडवांटेज है
हमारे सर्वश्री के जितने भी मेंबर्स हैं, बड़े-बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये मैं बार-बार क्यों दोहराता हूँ? कि मेरे 16 साल के अनुभव में मैं एक सर्वश्री हर्ब्स के मेंबर्स को देखा हूँ। चाहे जितने दुःख में हो, चाहे जितने भी दुःख में हो, फिर भी अपने सर्वश्री प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। घर में जितना भी दुःख हो, जेब में शायद प 5-10 रुपया भी नहीं होगा, फिर भी लड़ते हैं और जय सर्वश्री बोलते हैं। यही है बखूबी हमारे आदरणीय गोपाल सर की मोटिवेशन और हमारे अ, बिज़नेस को स्टैंड सर की। तो यही प्रयास है कि आपको हमेशा थोड़ा-सा शिक्षित रखें ताकि आपको यही है हथियार। आप जब मैदान में उतरते हो तो यही है हथियार कि इस हथियार से आप लड़ पाओगे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं और सब मार के आप सर्वश्री को अपना जो 2025 वाला जो टारगेट है, हम इसी तरह हम इसको ये कंप्लीट कर पाएँगे। ठीक है सर जी, चलिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये पोटैटोज़ के ये सब बहुत ज़्यादा है। देखिएगा आपको क्या करना है, पहले आपको ज़मीन में ठीक है, मैं सीधा आपको टू द पॉइंट आ जाता हूँ, ठीक है? और ये तो पीडीएफ जो है, ये तो आपको आता ही रहेगा, आप पढ़ भी सकते हो। तो इस पे मैं एक्सप्लेन करके ज़्यादा आपको मैं टाइम नहीं बिताना चाहता हूँ। आपको मेन चीज़ क्या करना है बता देता हूँ, कुछ-कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी है जैसे कि स्पेसिंग, मतलब एक-एक पेड़ के बीच में आपको 1 फीट का स्पेसिंग होना चाहिए, बहुत ही अनिवार्य है। प्रूनिंग करना है, पलवार करना है, पलवार करना मतलब आपको ज़मीन से जितने भी पत्ते अटकते हैं, चिपक जाते हैं, उस सबको आपको प्रूनिंग काटना है, कैंची से या सीज़र से। अब वहाँ पे यदि आपको कोई बीमारी पीड़ित पत्ते होंगे ना, तो आप यदि हाथ से या कैंची से काटते हैं ना, तो उस कैंची को या हाथ को फिर से धो के दूसरे पेड़ पे जाइएगा। नहीं तो हो सकता है कि वो फंगस उस कैंची या हाथ में फिर से चिपक जाए और फिर से जब दूसरा पेड़ में आप फिर से पत्ते को प्रूनिंग या पलवार करने जाओगे, तो वो फिर से दूसरे पेड़ पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझे कि नहीं मेरी बात? प्लीज़ कृपया करके चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं दोहराऊँगा फिर से मैं क्या बोलना चाहता हूँ या क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यस पूनम मैडम, थैंक यू। यस नैंसी, ओके, थैंक यू। बाद बाकी जितने नहीं समझे कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ जो मैं बताया हूँ। नहीं तो ऐसे ही ट्रांसफर होता है फंगल वायरस एक जगह से दूसरे जगह पे। तो आपको जो ये पहला तो ये प्रूनिंग और ये करना है, 1 फीट के गैप में। उसके बाद आपको एक खाई खोदना है। खाई खोद के उसमें ज़रा मिट्टी डाल के आप उस मिट्टी में अभी आप बोलेंगे 1 एकड़ आप करिएगा ये ट्रेंच जो है ना, ये जो खाई जोते हैं ना, उसी में आप अपना ग्रैन्यूल्स को डाल दीजिएगा। आप ग्रैन्यूल्स के बदले ह्यूमिक लिक्विड को यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा आलू की चाष में या कोई भी ज़मीन के उजने जितने भी उपजाऊ है। क्योंकि ग्रैन्यूल्स का इफ़ेक्ट धीरे से होता लेकिन आपका ये जो लिक्विड है ना, इमीडिएटली इफ़ेक्ट करेगा। आपका पानी का किल्लत को भी ठीक कर देगा। बारिश जितना भी 1200 एमएम 1 साल में लगता है, उसका भी बचाव करेगा ह्यूमिक लिक्विड। तो ह्यूमिक लिक्विड आपको 1 एकड़ में तकरीबन 500 एमएल तो डाल ही देना है, पूरा 1 एकड़ में। और यदि आप उसको खाई में डालते हो, तो एक खाई जितना भी 1 फीट का लंबाई है, तो उसमें आप 150 एमएल मिलाइएगा, सिर्फ और सिर्फ 150 एमएल। मिला के उसमें मिट्टी डाल दीजिएगा
उसके बाद ग्रीन डाल लीजिएगा, उसमें नीम और फंजी डाल के छोड़ दीजिएगा। डाल के उसके बाद इस आलू को उस पर आग ऊपर होके आपको डाल देना। डालने के बाद ऊपर में फिर से मट्टी को डाल दीजिएगा। अभी दूसरा चीज है कि आपको ये डालने के बाद जब जब अंकुरित होता है और बड़ा होता है, तब आपको फिर से अपना जैकपॉट जैकपॉट 100 ग्राम डालना है आपको। और यदि खाई की बात है तो वहां पे तकरीबन आपको 15 से 20 ग्राम डालना है खाई में। पानी से मिला के आप उनको पूरा सिंचाई कर दीजिएगा एक एक खाई पे। एक एक खाई में आपको 15 से 20 ml जैकपॉट जमीन में डालना है इस बार, पेड़ों पे नहीं। और साथ में मैक्स भी आपको डालना है, जो आपको तकरीबन 25 से 30 ml एक एक खाई में आपको पानी में मिलाकर आप जैकपॉट और इसको दोनों को मिलाकर एक एक खाई में आप डाल सकते हो। सर जी समझ रहे हैं मेरी बात? ये नहीं समझ रहे कृपया करके फिर से चैट बॉक्स में डालिएगा। खाई जिसको मैं ट्रेंच बोलता हूं, देखिएगा ऐसा एक ट्रेंच होगा, देखिएगा यहाँ पे। शायद इसमें नहीं है, दूसरे वाले में है, लेकिन ये ट्रेंच जिसमें आपको ये सब डाल के, थैंक यू, तो ऐसे आपको डाल के छोड़ देना है। तो ऐसे यदि आप तोड़ के डाल दोगे ना, तो आपको दूसरा बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये जो पत्ते हैं ना ये सिकुड़ जाना। मैं बहुत सारे लोग मुझ गए, और ये जो बीमारियां जो मैं आलू के लिए बोल रहा हूं, ये टमाटर के लिए भी एक ही चीज होता है दोस्तों। यदि आप टमाटर की पैदावार कर रहे हैं तो ये आलू के साथ जैसे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आलू जमीन के जो नीचे उगता है और टमाटर जमीन के ऊपर उगता है, बस इतना ही है। लेकिन जितने आलू पे आपका बीमारी होता है, उतना ही आपके टमाटर में भी सेम वही बीमारियां आने लगते हैं। तो यदि आप आलू की पैदावार को समझ पाएंगे तो टमाटर की भी पैदावार को इसी तरह आप समझ लोगे, और उसी तरह आपको अपने एसएसपीएल के प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करना है। तो ये जो मैंने एक एक खाई में आपको जो कहा था कि 150 ml आपका ह्यूमिक लिक्विड डालना है, और बाद बाकी जितने भी नीम और ये सब कहा है, ये आपको 28 दिन के गैप में आपको रिपीट करना है। और 28 दिन में आपको रिपीट करना है। सर जी भूल गया सर जी, 28 के बदले आज 35 दिन हो गया है। तो ठीक है, 35 दिन के बाद ही डालिएगा, लेकिन बगैर डाले हुए मत रुकिएगा। ये बहुत बार होता है कि सर जी राजकुमार जी तो हाँ 28 दिन बोले, आज तो 30-35 दिन हो गया, अब मुझे क्या करना है? फिर से मुझे कॉल करेंगे, सर जी 35, आप 28 दिन बोले, 35 दिन हो गया। ऐसा नहीं है भैया, आप लोग 35 दिन के उसके बाद भी देखिए, हम लोग आपको सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं। पैदल चलना और आपके स्थान को पहुंचना और हकीकत को जानना, जमीन पर काम करना, ये आपका काम है। 19-20 होता है, आप अपने अनुसार आप इसको कर सकते हो। ठीक है जी, हम लोग सिर्फ आपको बता देते हैं। आप 150 ml है तो 150 ml ही नहीं है, आप 200 ml भी डाल सकते हो, आप 100 ml भी डाल सकते हो, आपका मर्जी है। ठीक है, तो ये डालने के बाद इसको 28 दिन में आपको रिपीट करना है। ये ग्रीन ब्लैक मैजिक और आपका नीम और फंजी, फंजी बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। जितना ज्यादा फंजी दोगे उतना अच्छा है। और यदि फंजी नहीं है आपके पास, कृपया करके ध्यान दीजिएगा मेरी बात, यदि फंजी की प्रोडक्ट आपके पास अभी प्रोडक्ट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ नीम से भी आप अपने इसका समाधान कर पाओगे। इस संक्रमण की
आप सिर्फ और सिर्फ नीम, सरवा नीम से ही आप इसका हल आप कर पाओगे। घबराने की कोई बात नहीं है। नीम इज अ फैंटास्टिक एंटी फंगल, लेकिन आपको और कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करना है। जितना हम बोले हैं 15 ml, शायद और 10 ml आपको ज्यादा इस्तेमाल करना है। ओके, उतना ही करना है। यदि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अभी प्राप्त नहीं है, तो दूसरा कोई जो भी है, उसको कुछ अधिक मात्रा में डाल दीजिएगा। यदि आपके पास यूमिक लिक्विड नहीं है, तो यूमिक ग्रैन्यूल्स को ही इस्तेमाल करिएगा। यदि आपके पास यूमिक ग्रैन्यूल्स और यूमिक लिक्विड नहीं है, तब तुरंत मंगवाइएगा। सर जी, इसके बदले में मैं इसको दे सकता हूँ, उसको दे सकता हूँ, बोल के नहीं है। हाँ, और एक चीज आपको मैं कहने भूल गया है, स्टिकर को मत भूलिएगा। स्टिकर एक ऐसा एक चीज है ना, कि एक तो पत्तों पर जब स्प्रे करते हो, तो उसको तो चिपका के रखता ही है, लेकिन स्टिकर को आप जमीन में भी यदि आप डाल दोगे, तो आपका खरपतवार से भी बच पाओगे। एक बार कोशिश करके मुझे फीडबैक दीजिएगा प्लीज। जितने भी हमारे प्यारे सर्वस्व सुन रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृपया करके स्टिकर और नीम को जोतने समय डाल के आप खरपतवार को रोक पा रहे हैं कि नहीं, कृपया करके हम लोग को फीडबैक दीजिएगा प्लीज, ताकि किसान भी बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये खरपतवार एक चीज है जो बहुत पीड़ित करता है किसानों को। ओके, और दूसरा है, अब आप खाई को पूरा भर देते हैं मिट्टी से, और जब पेड़ जैसा बढ़ते रहता है, आपको क्या करना है कि वैसे वैसे मिट्टी को भी बढ़ा के रखना है। मतलब एक एक क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन जैसा बनाना पड़ेगा। मतलब जैसा ही पेड़ बढ़ता है, वैसे आपको जरा सा उसमें मिट्टी को भी भर के उस खाई को एक छोटा सा एक पहाड़ जैसा बना के आपको रखना है। और उसके बाद पानी सिंचाई करते रहिएगा 8-10 दिन के अंतराल। तो देखिएगा, आपका पैदावार इतना सुंदर बनेगा। और रहा आपके पत्तों के ऊपर हो कुछ होना, तो आप सुपर गोल्ड और अपना नीम को पत्तों के ऊपर स्प्रे करके प्रिवेंट भी कर सकते हैं ऑफ एनी वायरस और फंजी। वो कितना है आपको पता है? 15 लीटर पानी में आपको 15 ml नीम और 30 ग्राम सुपर गोल्ड को मिला के स्प्रे करना है। हफ्ते में 2 बार स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा। और हमेशा आपके आलू में फंजी का इफेक्ट पत्तों पे होता है, तो आप इसको हर 2 सप्ते या 3 सप्ते के अंतराल आप इसको स्प्रे करते रहेंगे। और एक चीज है, यदि आपके पास नीम नहीं है, फंजी नहीं है, तो डॉक्टर गोल्ड को इस्तेमाल करिएगा जमीन के अंदर। जमीन के अंदर डॉक्टर गोल्ड आपको एक खाई में तकरीबन आपको 25 से 30 ग्राम डालना इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक खाई में 25 से 30 ग्राम पानी में मिला के आपको खाई में डाल देना है, जोतने के पहले या मीन सॉरी बोने के पहले। यदि आपके पास डॉक्टर गोल्ड है, तो जमीन में डाल दीजिएगा, तो आपके जितने भी बैक्टीरिया है सब मर जाएंगे। और यदि फंजी और नीम है, तो बस सोने में सुहागा। ठीक है सर? तो ये कुछ टिप्स हैं। और आप ये आपको मल्चिंग, मल्चिंग मतलब पलवार, सॉरी मैं दूसरा कुछ चीज के लिए यूज किया हूँ, प्रूनिंग को मैं पलवार बोल दिया हूँ। मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों मल्चिंग। मल्चिंग इतना इंपॉर्टेंट है, मल्चिंग होता ही क्या है? पलवार। आप हरी घास को, छोटे छोटे हरे घास को काट के आप मिट्टी के ऊपर जड़ के पास आप पूरा बिछा के छोड़ दीजिएगा। इससे आपको नमी भी खींच लेता है, आपको नाइट्रोजन भी देता है।
आपको नाइट्रोजन भी पूरा दे देता है। हरी घास से आपको नाइट्रोजन बहुत ही बहुत ज्यादा मिलता है। तो हरी घास को ज्यादा, सूखी घास से लेके हरी घास को ज्यादा आपको देना पड़े, लेकिन सही हरी घास इस्तेमाल करिएगा। ये हरी घास से क्या नाइट्रोजन तो प्राप्त होता ही है, और इससे आपको आ, ये जितना भी नमी है ना वो सबको खींच लेता है, और खरपतवार से भी बचा के रखता है। और प्रूनिंग जो है वो आपको जब जब आपका पेड़ बड़ा होता है और पत्ते जमीन को टच करने लगता है, तो आप उनको कृपया करके काट लीजिएगा। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आपको याद रखने से काफी अच्छा रहेगा। और दूसरा एक डिजीज है जिसका बारे में यहाँ पे कहा गया है कि लाइफ इज हार्ड बट इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो ये है आलू की छोटे छोटे चीजें जो मैं आपको बताया हूँ ब्रीफ में। और अभी मैं बताता हूँ, जितने भी मधुमेह के लोग हैं, आलू प्रिय है लेकिन आलू मिलता नहीं खाने के लिए, तो बाहर में चोरी छोरी खा लेते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप घर में खा सकते हैं। कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, आलू को घर पे मधुमेह वाले लोग कैसे खाना है। आप आलू को थोड़ा घी में उसको रोस्ट करिएगा। गैस के ऊपर प्रोंग पकड़ के वो आलू को अच्छी तरह धो लीजिएगा, छील लीजिएगा, या नहीं छीलने से भी कोई परवाह नहीं। उस पे थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा। घी बहुत ही अच्छा चीज है। घी से मोटापा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि घी खाने से मोटा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लोहा लोहा को काटता है, वज्र वज्र को काटता है, वैसे ही फैट फैट को ही खाता है। तो घी से मोटापा नहीं होता है दोस्तों। सही तरह से यदि आप फैट को इस्तेमाल कर पाओगे ना, तब आपको सोने में सुहागा, आपका फैट भी कम होगा। तो क्या करना है मधुमेह वाले के लिए, यदि उनको आलू बहुत ही प्यारा है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, तो छिलके के साथ या छिलके को निकाल के आप जरा सा देसी घी अच्छी तरह से उसमें डाल के आप अपने गैस के चूल्हे या कोई भी चूल्हे के ऊपर डाल के उसको अच्छी तरह जला दीजिएगा। जब थोड़ा सा काला काला हो गया तो छिलका उतार लीजिएगा। उसके बाद उसको स्मैश करके छोका बना के खा लीजिएगा। सेंधा नमक यूज करिएगा। मैं बोलता हूँ इसका आपका जितना भी फ्रुक्टोज और लैक्टोज में है, वो सब आपका ग्लाइसेमिक का इंडेक्स को पूरा कम करके आप आराम से खा सकते हो। लेकिन कोई भी चीज ज्यादा मत करिएगा, कम करिएगा, इससे आपको काफी फायदा होगा। कोई भी चीज ज्यादा करेंगे तो नुकसान ही होता है, अच्छा तो कोई भी कभी नहीं होता है। तो यही है दोस्तों आज का ये मैं डिजीज के बारे में यदि आपको पता चलना है तो मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। मैं उसको फास्ट में आपको दिखा देता हूँ वही भी चीज। लेकिन वो बहुत ही आपका, मैंने एक जगह से डाउनलोड किया वो पीडीएफ, जो अपना इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से मैंने उसको डाउनलोड किया हूँ। तो सिर्फ आपको मैं उस डिजीज का क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पत्ते कैसे दिखते हैं और क्या है। देखिए यही सिम्टम्स है, जितने पत्ते में दाग हो जाते हैं, कभी कभी पत्ते में बेगुनी कलर के दाग हो जाते हैं, ये सबको बोलते हैं ब्लाइट। BLIGHT। ये ब्लाइट जो है, आपको यही मेन चीज से आप बच पाओगे तो बड़ा जबरदस्त काम हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता था। देखिए दूसरा चीज है, मेन जो आपको यदि आलू अच्छा पैदावार होना चाहिए, तो आप अच्छे आलू को पहले से ही निकाल के रखिएगा बोने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप कृपया करके उसको अच्छी तरह सीड मैनेजमेंट करिए। जैसे कि मैं कहा, पंजी और नीम में 1 केजी आलू
और आप 20-25 ml नीम और 10 ग्राम पंजीर में आप 15 लीटर पानी में मिला के उसको 1 घंटे में भिगो के उसके बाद अच्छी तरह उसको नमी को सब मॉइस्चर को निकाल के तब काट के आप बो दीजिएगा। तो ये आपका सीड मैनेजमेंट में कहता हूँ। पंजी और नीम मिला के आप सीड मैनेजमेंट करेंगे आलू का। और प्लांट डेब्रिस, ये जो मैं प्रूनिंग बोल रहा हूँ ना, ये पत्ते को आप यहाँ वहाँ मत बिखेरिएगा। इनको पूरा जला के खाक कर दीजिएगा कृपया करके। इसको जस्ट बगल में तो वो फिर से फैल जाएगा दूसरे में। और आलू का चास यदि आप इतने मेहनत करते हो और बचा के रखते हो अपने अपने खेत को, बगल वाला भी यदि आलू करता है तो उसका भी आपका अटैक हो जाएगा। तो इससे भी आपको बच के रहना है। तो इसीलिए और होम कटिंग एट 70% डिजीज सिवियरिटी, हार्वेस्टिंग शुड बी डन 15-20 डेज आफ्टर होम कटिंग। ये होम कटिंग मतलब पेड़ का जब कटिंग हो जाता है तो आपका उसके बाद हार्वेस्ट आपका वो आलू को बाहर निकालना है जमीन से। हाई रीचिंग जिसको बोलता है, हाई रीचिंग का मतलब आपको उस खाई में मट्टी भरते भरते एक छोटा सा पहाड़ जैसा बना के छोड़ देना है, उसको हाई रीचिंग। इससे क्या होता है कि आपका फंगल इन्फेक्शन बच पाएगा, अच्छा उनमें हवा भी जाएगा और आलू में फंगल इन्फेक्शन से रोक पाएगा। देखिए यहाँ पे आइटम्स हैं, के बादशाह है, के ज्योति है, के सटलज है, के इसमें तो आप लोगों में काफी इनके भी आपका भी का नाम हो सकता है, के आनंद है, चिपसोना है। तो ये सब चीजें हैं जो प्लांट्स के हैं। और ये जो है ये गैंजेटिक मतलब जहाँ पे सामान्य तरह के भूमि है वहां पे आपको ये तरह के पेड़ डालने हैं। और जो पहाड़ी इलाके में आलू का जो पैदावार करते हैं वहां पे किरदारी, हिमदारी, गिरिराज, शैलजा, ये सब तरह के प्लांट को आपको उपजाऊ करना है। केमिकल मैनेजमेंट तो अपने को मतलब ही नहीं है। पॉलिसी डिजिटेशन ये सब चीजें हैं, देखिएगा कि एक एक चीज यहाँ पे बताया गया है। तो यही चीज है जो अपने को उतना डिटेल में जाना नहीं है, ये किसानों के लिए है, अपने लिए एकदम नहीं है। अपने को बेसिक चीज समझने से काफी है। देखिए ये सब डिजीज है, अर्ली ब्लाइट जो मैंने कहा था ना सर, ये लीफ फ्लॉट, इसी अर्ली ब्लाइट की बीमारी में ये सब दिखता है। देखिए आलू भी देखिए कैसा दिखता है, काला सा दाग खा लेता है अंदर से। फोमा लीफ स्पॉट, देखिए ये सब बीमारियां हैं जो आलू, टमाटर, ये प्याज, ये सब में आपको अब दिखता है। एक है, दूसरा है हम सब सही तरह से कर रहे हैं लेकिन मौसम हमें साथ नहीं देगा ना, तभी भरा। यदि बारिश ज्यादा हो गया है या तेज धूप, ये अपना आलू की पैदावार के लिए सबसे अच्छा मौसम है 18 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे के स्तर पे और 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर के तरफ में। मतलब 32 से लेके 18 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अच्छा बढ़िया मौसम है आलू की पैदावार के लिए। और जैसे कि ये ब्लाइट जो है ना, और एक आपको मैंने अंत में बता के देखिए बैक्टीरियल विल्ट बोलते हैं, ये देखिए कैसा होता है, देखिएगा जड़ को वहां से स्टेम से खा लेता है। ये डिजीज मैनेजमेंट में और एक आपको चीज बोल के मैं आज खत्म कर देता हूँ आज का ये सेशन। आपको क्या करना है कृपया ध्यान करके सुनिएगा। ये जितने भी बीमारी है ना ब्लाइट जिसको मैं कहा था, आपको एक चीज करना है, आपको 15 लीटर पानी में, कितना, 15 लीटर पानी में 4 बड़ी चम्मच, 4
बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा, 4 बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा के साथ आप इस अ, आलू के पेड़ के जड़ के पास डाल दीजिएगा। इससे आप ये लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट फंगल इन्फेक्शन से बच पाओगे, क्योंकि आलू के पैदावार के लिए ज्यादा अल्कलाइन अच्छा नहीं है। 5 से 5.5 का एसिडिक जमीन ही आलू पैदावार में अच्छा लगता है उनको। तो यदि आप ये बेकिंग सोडा 4 चम्मच 15 लीटर पानी में, इसको धीरे-धीरे आप 8 या 16 चम्मच तक धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसा-जैसा पेट बड़ा होता है, अब वैसे-वैसे इसको यदि आप 16 चम्मच तक बढ़ा पाओगे, तो आप इस ब्लाइट वाली बीमारी और दूसरे कोई भी बीमारी से बच पाएँगे। तो दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग हमसे जुड़े हैं और आशा करता हूँ कि हमने आपके और आपकी जानकारी कुछ-कुछ तो आपको मदद मिला होगा आज के इस आलू पैदावार के लिए। और हम अगले बृहस्पतिवार को फिर से मिलेंगे दूसरी एक सब्जेक्ट के साथ। शायद वो बहुत ही ड्यू था चाय बगान का। मतलब चाय का बगान के लिए अभी टाइम है, समय है, अनुकूल है, तो उस चाय बगान के बारे में मैं अगले बृहस्पतिवार को बताऊँगा। और कल है नया मीटिंग सुबह में। दोस्तों, कल है वाटर सॉल्यूशन, अल्कलाइन वाटर के बारे में हमारे एक नए व्यक्ति आप लोगों को सुबह 8 बजे मिलेंगे, जो आपको अल्कलाइन व्यक्ति के वाटर के बारे में बताया जाएगा। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा से जुड़िएगा और लाभ उठाइएगा अल्कलाइन वाटर के जानकारी के लिए। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का ये सेशन यहीं पे बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच एंड शब्बा खैर।